हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 6। पूर्वी हाथ में निवाला थामे कभी नवीन को देखती तो कभी मेघना को। वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि नवीन से क्या कहे। पूर्वी को खामोश देखकर नवीन ने कहा, खाना खाओ बेटा, उसके बाद आराम से बैठकर बात करते हैं। कहकर नवीन उठा और हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ चला गया। आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली निशी, पूर्वी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जानती हूं वो वंश के घर थी, लेकिन तुम दोनों को मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी, मेघना ने सहजता से कहा। आंटी, मैंने निशी से कहा था, लेकिन वो लड़की। आई एम सॉरी, हम लोग आपको और अंकल को हर्ट करना नहीं चाहते थे, पूर्वी ने कहा। इट्स ओके, तुम्हें पनीर और दूं? मेघना ने कहा। नहीं थैंक यू, जो दिया वो भी नहीं निकला जा रहा अब तो, पूर्वी ने बुदबुदाते हुए कहा। मेघना ने पूर्वी का कंधा थपथपाया और वहां से चली गई। पूर्वी ने जल्दी जल्दी खाना खाया और निशी के कमरे में आई। निशी अपने कमरे में बिस्तर पर पेट के बल सो रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे डैड को सब पता है, पूर्वी ने कमरे में आकर गुस्से और परेशानी भरे स्वर में कहा। पूर्वी की आवाज सुनकर निशी की तंद्रा टूटी। उसने सर उठाकर देखा और एकदम से उठकर बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो छोड़ो और ये बताओ, तुम वंश के साथ ही ये बात अंकल को किसने बताई? पूर्वी ने बैठते हुए कहा। सब तुम्हारी गलती है। तुमने डैड से क्यों कहा मैं तुम्हारे साथ हूं? जिस वक्त उन्होंने तुम्हें फोन किया मैं उनके साथ थी, निशी ने चिढ़ते हुए कहा। तो मैं उनसे क्या कहती? उन्हें बता देती तुम वंश के साथ हो। तुम भी हद करती हो निशी। तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे घर से फोन आए तो मैं कहूं तुम मेरे साथ हो, पूर्वी ने भी चिढ़ते हुए कहा। निशी बिस्तर से उठी और कमरे में घूमते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ वो वंश ही है। अब उस बेचारे ने क्या किया? पूर्वी ने मासूमियत से पूछा। निशी गुस्से से पूर्वी की तरफ पलटी और पूर्वी के सामने आकर कहा, वो और बेचारा नहीं, वो एक नंबर का खड़ूस और सेल्फिश इंसान है। मैंने उसके लिए अपने डैड से झूठ बोला, उसके साथ रहकर उसकी केयर की, उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, एंड वो मेरा थैंकफुल होने के बजाय मुझे घर से जाने के लिए कहता है। तो क्या तुम उसके साथ जिंदगी भर रहने का सोच रही हो? पूर्वी ने हैरानी से कहा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, निशी ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर दांत पीसते हुए कहा। ओके रिलैक्स, मुझे ये बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या वंश ने तुमसे कुछ कहा? पूर्वी ने निशी को शांत करते हुए कहा। निशी एक बार फिर बिस्तर पर आकर बैठी और कहा, हाँ, वो चिरकुट मुझसे क्या कहेगा? उसके पास बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है। उसने अब तक सीरीज नहीं की और वो खुद को हीरो समझने लगा है। उसकी हीरोगिरी तो मैं निकालूंगी। अब तुम क्या करने वाली हो? देखो, तुम उसे बहुत पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें उसकी छोटी छोटी बातों से इतना फर्क पड़ रहा है। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, पूर्वी ने कहा। हो रियली? तो फिर तुम्हें जाकर उसे अप्रोच क्यों नहीं कर देती? निशी ने चिढ़कर कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं, अगर तुम उसके सामने मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो, पूर्वी ने कहा। लेकिन बेचारी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही निशी ने उसे अपने कमरे से बाहर निकालते हुए दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। निशी झुंझलाते हुए अपने कमरे में आई और शीशे के सामने आकर अपने पैर पटकते हुए कहा, मैं उस चिरकुट के बारे में इतना पजेसिव क्यों हो रही हूँ? वैसे भी मुन्ना भैया के सामने मुझे इंसल्ट करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगले ही पल निशी का फोन बजा और उसने देखा कोचिंग से मैसेज था और निशी का वहां जाना जरूरी था। निशी ने कबर्ड से कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। बनारस प्रताप का घर। राजन अपने घर के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। न उसने दोपहर का खाना खाया, न ही पिछले 2 दिन से उसका कहीं मन लग रहा था। घर का नौकर राजन के पास आया और कहा, राजन भैया, खाना लगा दें आपके लिए? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, हमको नहीं खाना है, तुम जाओ यहाँ से, राजन ने कहा और
उदासी से दूसरी तरफ देखने लगा। ठीक है भैया, कहकर नौकर वहां से जाने लगा। राजन ने नौकर की तरफ देखा और कहा, ए सुनो। जी भैया, नौकर ने राजन के पास आकर कहा। क्या तुमको पता है मुन्ना कहाँ है? राजन ने पूछा। तुमको मुन्ना के बारे में काहे जानना है बेटा? सामने से आते प्रताप ने कहा। प्रताप राजन के पास आया और नौकर को वहां से जाने का इशारा किया। नौकर के जाने के बाद प्रताप राजन के बगल में आ बैठा और कहा, मुन्ना के बारे में काहे पूछ रहे तुम? मुन्ना हमारा दोस्त है पिताजी, और पिछले 2 दिन से हम उसको देखे नहीं हैं, तो ऐसे ही पूछ लिया। राजन ने प्रताप की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे रजनवा जैसे मुन्ना तुम्हारा दोस्त ना होकर तुम्हारी मेहरारू हो। देखो बेटा, मुन्ना और उसके परिवार से तुम ना जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। मुन्ना से ना दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। प्रताप ने थोड़ा गंभीरता से कहा। राजन ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। जी आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुन्ना बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे वो तो हमारा दोस्त भी बन गवा है, और हम अपने दोस्त के बारे में जे सब ना सुने हैं। राजन ने बच्चों की तरह नाराज होते हुए कहा। रजनवा, प्रताप ने कहा, लेकिन राजन उठा और कहा, बस पिताजी, हमको कुछ नहीं सुनना। हमको नहीं पता मुन्ना और आपके बीच का दुश्मनी है, पर हम तो बात बता रहे हैं। अब हम मुन्ना को अपना दोस्त मान लिए हैं और हमेशा मानेंगे। राजन वहां से चला गया तो प्रताप खुद में ही बड़बड़ाया। लगता है चोट ससुरे के दिमाग पर असर कर गई है, तभी ना दोस्त और दुश्मन में फर्क ना पहचान रहे। क्या बात है मालिक, आप परेशान दिख रहे हैं? प्रताप के आदमी ने कहा। तुम का मेटती हो हमारी परेशानी? प्रताप ने आदमी को घूरते हुए कहा। नहीं, हम तो बस। आदमी बेचारा इतना ही कह पाया कि प्रताप उठा और कहा, हमारे सर पर नाच करने के लिए रजनवा काफी है। तुम चौधरी ना बनो और जाकर देखो ट्रकों में माल लदा कि नहीं। जी जी मालिक, कहते हुए आदमी वहां से चला गया और प्रताप भी अंदर चला आया। सारिका और आई बाजार के शोरूम में अपने लिए साड़ियां देख रही थी। आई, ये देखिए ना, ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लगेगी। मुन्ना की सगाई में आप यही पहनिएगा। सारिका ने नीले और आसमानी रंग की इस बनारसी साड़ी आई की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे वाह सारिका बिटिया, ये तो बहुत ही सुंदर है। हम अभी टॉवल रूम में जाकर पहन कर आते हैं। आई ने खुशी से भरकर उठते हुए कहा। टॉवल नहीं आई, ट्रायल रूम। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ वही, तुम अपने लिए देखो, तब तक हम आते हैं। आई ने कहा और साड़ी लेकर वहां से चली गई। कुछ और दिखाइए, सारिका ने सेल्समैन से कहा। आप यहीं बैठिए, मैं ऊपर से कुछ फ्रेश साड़ियां ले आता हूं, आदमी ने कहा और वहां से चला गया। सारिका वहीं बैठकर सामने पड़ी साड़ियों को देखने लगी। साड़ियां देखते हुए सारिका की नजर पास ही रखी मैगजीन पर पड़ी। सारिका ने मैगजीन को उठाया और कवर पेज को देखकर उसकी आंखें उस पर जम सी गई, जिस मुंबई की बिजनेस टाइकून का फोटो छपा था। महिला का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। उसे देखते हुए सारिका को एकदम से अपना अतीत याद आ गया, जब शादी से पहले वह मुंबई में बिजनेस वुमन हुआ करती थी। शिवम से शादी करने के बाद सारिका हमेशा के लिए बनारस चली आई और इसके बाद वह बस अपनों के लिए जीने लगी। बाबा के ओल्ड एज होम के सपने को ही सारिका ने अपना सब कुछ मान लिया और कभी पलटकर अपने बिजनेस को नहीं देखा। आज जब सारिका ने मैगजीन देखी तो बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने किसी तस्वीर की तरह आ गया। सारिका, सारिका बिटिया, अरे हम तुमसे कह रहे हैं, कहाँ खोई हो? आई की आवाज सारिका के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी। सारिका ने मैगजीन को साइड में रखा और आई की तरफ पलटकर कहा, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं आई। तो फिर क्या करें, खरीद ले का? आई ने पल्लू को हवा में लहराते हुए कहा। हाँ आई, बिल्कुल खरीद लो, और मैं तो कहती हूँ एक मेरे लिए भी। सामने से आती अनु की आवाज सारिका और आई दोनों के कानों में पड़ी। अरे अनु, तुम यहाँ? हमें पता होता तो
हम साथ आ जाते, सारिका ने खुश होकर कहा। वो क्या है ना, मुरारी किसी काम से अपने विधायक ऑफिस गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मुन्ना की सगाई के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। वैसे भी उसकी सगाई में अब दिन ही कितने बचे हैं, क्यों आई? अनु ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बात तो तुम सही कही हो अनु बिटिया, पर का सब शॉपिंग अपने अपने लिए ही करोगी? हमरे मुन्ना के बारे में भी कुछ सोचा है? आई ने कहा। अरे आई उसी के लिए आई हूँ दी, मुन्ना के लिए सगाई में पहनने वाले कपड़े लेने में आप मेरी हेल्प करो ना। मैं सोच रही हूँ गौरी के लहंगे से मैच होता कुछ खरीदा जाए, कैसा आइडिया है? अनु ने चहकते हुए कहा। आई वापस चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमें नहीं लगता मुन्ना को ये सब पसंद आएगा। तुम उसी से क्यों नहीं कहती खरीदने के लिए? वैसे भी वो मुंबई है, वहां उसे ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे, सारिका ने कहा। दी, मेरा बेटा अगर इतना स्मार्ट होता तो क्या मुझे उसके लिए कपड़े लेने पड़ते? अब चलिए मुन्ना के लिए कपड़े लेने में मेरी मदद कीजिए। अनु ने सारिका का हाथ पकड़ा और उसी शोरूम के मेल सेक्शन की तरफ चली आई। अंदर आकर सारिका ने सेल्समैन से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे की सगाई है, उसके पहनने के लिए कुछ यूनिक सा दिखाइए। श्योर मैम, मैं लेटेस्ट डिजाइन में आपको शेरवानी दिखाता हूँ, सेल्समैन ने कहा। तुम्हारे कानपुर में का हड़ताल है? मैंने कहा मेरे बेटे की सगाई है, शादी नहीं। कुछ जो और दिखाओ जो सबसे हटके हो, अनु ने एकदम देसी अंदाज में कहा। अनु, ये कैसे बात कर रही हो? भैया, आप शेरवानी के अलावा कुछ और दिखाइए, सारिका ने अनु का हाथ पकड़कर उसे चुप कराते हुए कहा। जी मैम, आप बैठिए, मैं अभी कुछ सेक्शन लेके आता हूँ, सेल्समैन ने कहा और वहां से चला गया। सेल्समैन के जाने के बाद सारिका ने अनु से कहा, अनु, मुरारी भैया के साथ रहकर तुम भी उनकी तरह बात करने लगी हो। अरे दी, 29 साल हो गए उस आदमी को झेलते हुए, अब थोड़ा असर तो आएगा ना। अब आप खुद ही देख लो, जैसे मेरे शिवम जीजू है, शांत, गंभीर और समझदार, आप भी धीरे धीरे उनके जैसी हो गई हो ना। वैसे ही जिस तरह से मुरारी है, बेबाक, बकलोल और फूहड़, उसका थोड़ा असर तो मुझ में आएगा ना, अनु ने बेफिक्र होकर कहा। अनु, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उनके लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सारिका ने अनु को आंखें दिखाते हुए कहा। अरे दी, आप जानती नहीं हैं वो कितना बड़ा। खैर छोड़ो, आप सगाई में क्या पहनने वाली हो? अनु ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। हमने अभी तय नहीं किया है, सारिका ने कहा। क्या दी, आपके बेटे की सगाई है और आपने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि आप क्या पहनेगी, अनु ने शिकायती लहजे में कहा। पहले जिसकी सगाई है उसके लिए कपड़े देख लेते हैं, उसके बाद तुम हमारे लिए भी पसंद कर लेना, ठीक है? सारिका ने मुस्कुराकर कहा। सेल्समैन कलेक्शन ले आया और एक एक करके अनु और सारिका को दिखाने लगा। विधायक ऑफिस में हुई मीटिंग के बाद सभी मुरारी से राजनीति में आने के लिए कहने लगे। मुरारी चौहान साहब से बात करते हुए ऑफिस से बाहर आया और कहा, आप हमसे मिलने यहाँ आए जानकर अच्छा लगा। अरे भाई मिश्रा, तुमसे तो मिलना ही था, आखिर मुंबई में बैठकर इतनी चर्चा जो सुनी हमने तुम्हारी। वैसे कुछ भी कहो, इंसान तुम कमाल के हो, चौहान साहब ने चलते चलते मुरारी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब देखो, मुरारी भले विधायक ना रहा हो, लेकिन बनारस में उसका भौकाल आज भी कायम था। उसने तिरछी नजरों से अपने कंधों पर रखे चौहान साहब के हाथ को देखा और एकदम से उनके सामने आ गया, जिससे चौहान साहब का हाथ नीचे झटक गया। चौहान साहब को मुरारी की ये हरकत नागवार गुजरी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की वजह से वो फीका सा मुस्कुराए। कमाल तो हमो है नेताजी, तभी तो बनारस का मुंबई तक हमरे चर्चे और पर्चे दोनों चलते हैं। क्या समझे, आप मेहमान हैं, बनारस में पहली बार आए हैं, इसलिए अभी आप मुरारी मिश्रा का चीज है इसे अवगत नहीं है। कुछ दिन गुजारिए बनारस में, दिखाते हैं आपको हमारा जलवा। नहीं, मुरारी ने कुर्ते की जेब में टंगा काला चश्मा निकाला और आंखों पर लगा लिया। मुरारी की बातें सुनकर चौहान साहब खामोश हो गए। मुरारी के शब्दों में उन्हें सम्मान कम और धौंस ज्यादा नजर आई। उन्हें खामोश देखकर मुरारी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया और कहा, चलते हैं, हर हर महादेव। मुरारी वहां से चला गया तो चौहान साहब ने आंखों पर लगा चश्मा हटाया और अपने पीए से कहा,
कुर्सी चली गई लेकिन अकड़ नहीं गई। पता लगाओ आखिर ये मुरारी मिश्रा है क्या चीज। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय।